हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 8 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सभी चीज़ों को, कंटेंट को, सारे को हम कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट न्यूज़ इधर आप देख सकते हो, सेकंड वेव जहां पर आ गई है कोविड-19 की, वहां पर वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट एक पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है। बट हाँ, अभी लेटेस्ट अभी एक अपडेट आया था, उसमें ये कहा गया है कि जो सीएम्स, मतलब जहाँ पर भी सेकेंड वेव कोविड-19 की आ गई है, दोबारा से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनके सीएम्स और पीएम के बीच में जब मीटिंग हुई है, तो अभी महाराष्ट्र को 10 लाख के लगभग नए वैक्सीन डोसेज और एडिशनली प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बेसिकली कोविड-19 को लेकर के देखो फिर से सब चिंता में आ गए हैं और कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में मोर और लेस या फिर नाइट कर्फ्यू लग गया हो या फिर जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स है वो लगने शुरू हो गए हों। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पेशेंट्स बैठे हैं ना, एक तरीके से ट्रीटमेंट के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए। अवेयरनेस भी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब वैक्सीनेशन की डिमांड भी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो वैसे डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। इधर देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब अभी अपॉइंटमेंट की बात की जाए, पॉइंट क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है हाई कोर्ट से जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, तो लाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं सीजेआई, और सीजेआई किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? कॉलेजियम सिस्टम की में। तो बेसिकली मुद्दा ये है इस पूरे केस में कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाने की रिकमेंडेशन दे दी अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबडे, ठीक है, जस्टिस एस.ए. बोबडे ने। तो पॉइंट यहाँ पर राइज, जो कॉलेजियम के जो 2 मेंबर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन क्या उठाया है कि आपके पास में आप 23 तारीख को रिटायर हो रहे हो और 23 तारीख को रिटायर होने से पहले पहले आप त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट में लाने की बात कर रहे हो। तो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना डिसेंट शो किया है कि जब नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो वही अपॉइंट कर जाएंगे अगर आगे ही करना है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट की जज हैं, एक फीमेल जज हैं, तो उनको चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट करना कर्नाटका हाई कोर्ट में, तो वो क्या हो जाएंगी? पहली इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फीमेल हो जाएंगी, है ना। तो उसमें डिले कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक प्रोलॉन्ग डेडलॉक है, ये चलता रहेगा, जहाँ पर जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है वो अपनी तरफ से रिकमेंड कर देते हैं और इनकमिंग चीफ जस्टिस अपने हिसाब से काम करेंगे, वो सरकार के हिसाब से काम करे, वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उलझी पड़ी हैं। तो बेसिकली हमारे लिए जो काम की चीज़ है ना वो क्या है? कॉलेजियम सिस्टम। और कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत में, उसमें आप जो जजेज केसेस हैं 1993, 1998, 2014, ये जजेस केसेस को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पहले केवल कंसल्टेशन कंसिडर किया जाता था जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी। दूसरा, फिर बाद में कंसल्टेशन को ये कहा कि सीजेआई अगर कह दिया तो वो बाइंडिंग है। तीसरा, सीजेआई अकेले ना रिकमेंडेशन देकर के कॉलेजियम सिस्टम काम करेगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम आपको एक बार रिवाइज करना है, देख लेना आप। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ जो है यहाँ पर कि आरबीआई ने अपनी तरफ से जो भी अकोमोडेटिव स्टांस अभी तक रखी थी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो कि लोवेस्ट लेवल पे चल रही है, उनको एज इट इज़ मेंटेन रखा है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें रेपो रेट बेसिकली क्या होती है? जब भी कभी शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को, तो वो आरबीआई से उधार लेते हैं पैसा, और वो उधार जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो अभी रेपो रेट को एज इट इज़ रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है। पर हाँ, आरबीआई ने अपनी तरफ से कुछ और एडिशनल कदम उठाए हैं जिससे कि जो बॉन्ड यील्डिंग बढ़ गई थी, ठीक है। अब बॉन्ड यील्डिंग बढ़ने से क्या हो गया कि जो लोग सेंसेक्स के थ्रू या फिर जो भी मार्केट है तो उसके थ्रू इक्विटी में जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग आ गए किधर? इधर बॉन्ड मार्केट की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इक्विटी से शिफ्ट कर गए डेट मार्केट की तरफ। तो बॉन्ड यील्डिंग को डाउन करने के लिए भी आरबीआई ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं कि हम मार्केट से बॉन्ड्स को परचेज कर लेंगे।
बॉन्ड्स को जब हम परचेज कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी भी मेंटेन रहेगी और साथ में हम उस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए एक कदम और उठाएंगे। उस कदम के बारे में भी हम डिटेल में देख लेंगे। इस आर्टिकल को हम कन्वर्ज करेंगे यहाँ से और एक्सप्लेन पेज पे एक और डिटेल में दी हुई चीज़ है दोनों को, तो और अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। बाकी और कोई भी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रंट पेज पे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है अप्रैल 9 को, मतलब कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इटालियन मरीन का जो केस है। इस केस को भी हम डिटेल में जानेंगे, पूरी डिटेल दी हुई है इस आर्टिकल में, और अभी क्या सुनवाई बाकी रहेगी वो भी जान लेंगे इस केस के बारे में। इधर आप देखोगे चाइना और इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो अब शुक्रवार मतलब कल मिलने वाले हैं, जिसमें अभी भी केवल और केवल पैंगोंग शो से तो देखो डी-एस्केलेशन देखने को मिला है कि हाँ दोनों की तरफ से डिसएंगेजमेंट हो गया, मिलिट्री ट्रूप्स को दूर कर लिया गया, बट अभी भी कुछ ऐसे हॉट पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी दोनों की मिलिट्री, चाइना और इंडिया की मिलिट्री आमने सामने खड़ी हैं। तो एक तो वो जगह देख लेंगे और साथ में आगे क्या डेवलपमेंट है वो देखेंगे। इधर हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत, उन्होंने ये कहा है कि चाइना के पास में कैपेबिलिटी है कि वो कभी भी साइबर अटैक शुरू कर सकता है। इंडिया इस काम को करने में लेट है, पर हाँ हम जो डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं, हमारी जो साइबर कैपेबिलिटीज़ को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसमें डिफेंसिव तो है ही कि कोई हम पे अटैक करे तो हम हमारे सिस्टम को कैसे बचाएं, साथ में इंडिया ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी पर भी काम कर रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करे तो उस देश के सिस्टम को हम भी खराब करके रख सकें। ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल में तो यही चीज़ है, डिस्कशन लायक कुछ है नहीं। बाकी मुद्दा जो मेन था वो इशू हमने समझा। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों अच्छे से देखेंगे। पहला तो है कि इंडिया क्यों नेट जीरो प्लान को ओपोज कर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बातें की जा रही है बड़ी बड़ी, तो देखेंगे इसमें। और इंडिया की क्यों स्ट्रेंथ है अपनी खुद की बात को रखने में, वो भी जानेंगे। साथ में RBI वाला जो टॉपिक था उसको यहाँ से हम कोरिलेट कर लेंगे कि सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान जो RBI ने अभी लॉन्च किया है, जिसको बोला जा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP, इसको भी हम जानेंगे फर्स्ट फ्रंट पेज वाले आर्टिकल के साथ में। और तीसरा आर्टिकल है, इसमें बताया जा रहा है कि अभी जो नया ऑर्डिनेंस अभी डिक्लेयर किया गया है, जिसमें फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल FCAT को अबॉलिश कर दिया गया है। अब क्या होगा कि अगर किसी को भी जो भी फिल्म सर्टिफिकेशन के खिलाफ अगर जाना है, ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ना, CBFC, उसकी अगर डिसीजन के खिलाफ अगर जाना है तो अब अपीलेट ट्रिब्यूनल तो अबॉलिश हो गया, तो अब सीधा हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये है ऑर्डिनेंस। तो देखेंगे क्या कंसर्न्स हैं और साथ में क्या अभी चेंजेस लाए गए हैं। तो एक्सप्लेन पेज पूरा इंपॉर्टेंट आज। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे डिटेल में जानने के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, पर थोड़ा सा आइडिया लेना है। एक तो ये कि एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसकी वजह से ब्लड क्लोट बन रहे हैं, ये रिलेशन मिल चुका है। EU और UK के रेगुलेटर्स ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है कि एक तो कोई प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन लेता है और उसी की वजह से प्रिवेंटिव अप्रोच के चलते कोई वैक्सीनेशन ले रहा है तो उसी के ब्लड क्लोट बनने शुरू हो गए, खून के थक्के, तो वो तो और ज़्यादा डेडलीस्ट साबित हो सकता है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा, इधर आप रशिया और पाकिस्तान का मिलिट्री कॉपरेशन देखो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जब एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे ये दोनों कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान USA को सपोर्ट करता था और रशिया जो था वो USSR का पार्ट था ही उस टाइम पे। तो इस चक्कर में अभी आप देखोगे डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि पाकिस्तान USA से धीरे धीरे दूर जा रहा है और रशिया के साथ में रिलेशनशिप बढ़ती चली जा रही है, इंक्लूडिंग चाइना के साथ में भी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ हमने कल भी देखी थी कि रशिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हमारे यहाँ पर विजिट पर आए हैं, तो उसके बाद में अब उनकी पाकिस्तान की 2 दिन की विजिट भी चल रही है। इसके अलावा एक न्यूज़ इधर भी है कि ईरान ने जनवरी से लेकर अब तक, मतलब कितने 3 महीने बीते हैं, अभी चौथा महीना चल रहा है, तो लगभग 55 किलोग्राम यूरेनियम को 20% तक एनरिच कर लिया है। ये चीज़ ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर की है। बेसिकली कल हमने एक आर्टिकल, एक न्यूज़ देखी थी जिसमें वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल में USA और ईरान दोनों के दोनों जैकपोआ को फिर से रिवाइवल देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये सारे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे पैराग्वे, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है पैराग्वे,
तो वहाँ पर आप देखोगे ताइवान जो है वो वैक्सीन अवेल कर रहा था, तो पैराग्वे पे फिर चाइना ने दबाव बनाया कि आप ताइवान से कैसे रिलेशनशिप रख सकते हो, क्योंकि ताइवान जो है वो तो हमारा पार्ट है और बिना पूछे, हमारे से बिना पूछे आप कैसे ताइवान से रिलेशनशिप रख सकते हो। तो पैराग्वे ने फिर ताइवान से वैक्सीन लेना बंद कर दिया। तो फिर उस टाइम पे इंडिया एक सपोर्टर के तौर पे निकल के आया और वैक्सीन्स की सप्लाई को बंद नहीं होने दिया। इस चीज़ के लिए ताइवान थैंक्स बोल रहा है इंडिया को, ठीक है। और इधर देखो आप कि मिलिटेंसी जो है वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा राइज करने में सक्सेसफुल हो रहा है। इस्लामिक स्टेट जो इराक और सीरिया में जो चल रहा था उसका, अब देखो इसके पीछे मैं जो एक इमेज देख पा रहा हूँ वो ये है, शायद आपको भी ये चीज़ समझ में आई होगी कि आप यहाँ पर देखो कि मिलिटेंसी कहाँ पर प्रमोट की जा रही है, जहाँ पर पुअर्टी है, एजुकेशन बहुत कम है, लोग अवेयर कम है, उन जगहों पर मिलिटेंसी को बढ़ाने में बिल्कुल जोर नहीं आ रहा। वहाँ पर आप केवल ये कह दो कि आपके घर वालों के खाने पीने की व्यवस्था हम कर देंगे, आपको तो केवल और केवल ये काम करना है, तो लोग अपनी जान तक दाव पे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे जो कसाब था उसका इंटरव्यू आपने देखा हो कभी यूट्यूब पे, तो उस मतलब किस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं, बोले कि एक आता है बाबू मुझे ले जाता है, मैं 5 साल का था, छोटा सा ही था, और घर वालों को बोल दिया कि तुम्हें खाने पीने की तुम्हें चिंता नहीं है, बस ये लड़का हमें दे दो। और फिर वो कसाब की ट्रेनिंग होती है टेररिस्ट कैंप्स में और फिर उनको भेज दिया जाता है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर में भी हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, उनका खुद का जो एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट ना होना इंडिविजुअल्स का, यूथ का, तो फिर वो मिलिटेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लाइंडली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ अब अफ्रीका में भी देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा। मोजाम्बिक जैसे कंट्रीज़ में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये मिलिटेंसी का काम। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे एक तो न्यूज़ है ये वाली कि क्रिप्टो रूल्स अभी रिसेंटली रिलीज़ किए गए थे ना, उनमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी का लेन देन अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है तो उसको डिस्क्लोज करे। तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनीज ने इसको मिसकंसीव कर लिया कि सरकार जो है वो रेडी हो रही है अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट ये आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल डिस्क्लोजर से रिलेटेड है कि कोई प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस में या किसी में भी लेन देन कर रही है तो अपने प्रॉफिट्स को या फिर जो भी अपनी बैलेंस शीट है उसको डिस्क्लोज करे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके। सरकार का इस तरीके से उन रूल्स का कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो बैन नहीं करेगी प्राइवेट करेंसी को, क्योंकि सरकार का मानस पूरा सा क्लियर है कि द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 ये बजट सेशन में आने वाला था, पर ये किसी कारणवश ये नहीं आ पाया। दूसरी तरफ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स का भी यही कहना है, एक्सपर्ट पैनल का भी यही कहना है कि क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को हमें अलाउ नहीं करना है इंडिया में। हाँ, हमारी खुद की जो गवर्नमेंट की पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है वो हम शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर सोचा जा सकता है। तो बेसिकली बैन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। क्रिप्टो रूल्स का मतलब इतना सा ही था कि आप अपने प्रॉफिट मेकिंग को डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कि अभी लोकलाइज्ड अलग अलग रीजन्स में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, तो हमारी डिमांड में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और देखो डिमांड में कमी आएगी तो फिर सप्लाई को एक्सेस में करके कोई फ़ायदा नहीं रहता प्रोड्यूसर के लिए। तो एक तो ये क्या रहेगी कि डिमांड में कमी आनी, तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका लग सकता है, पर फिर भी हमारी जो आने वाले 1 साल की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसको रिड्यूस ना करके 10.5% की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एज इट इज़ रखी है। और IMF ने भी ये कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया में अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ हैं, तो ऐसे में ग्रोथ रेट अब रिड्यूस होने के चांसेस नहीं हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। साथ में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर में आती है, उन्होंने भी अपने डेटा को रिलीज़ किया है। ये क्या है, हर 2-3 महीने में चेंज होते रहता है, तो इस पर इतना ज़्यादा कोई डेटा पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके लिए छोटी सी टास्क है TLTRO, जिसका फुल फॉर्म हो गया टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ऑन टैप। इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी इसने सेंट्रल बैंक ने एक्सटेंड कर दिया इस स्कीम को सितंबर 2021 तक, मतलब 6 महीने का और एक्सटेंशन मिला है इस TLTRO को, ठीक है। इस स्कीम के बारे में आप खुद से गूगल करोगे, फॉर UPSC ऐसे करके सर्च करना है। बाकी तो देखो कोई ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम की बात करें तो वाइट गुड्स और सोलर मॉड्यूल्स को इसमें प्रमोशन दिया जा रहा है। इससे क्या होगा,
एक तो क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दा है या ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है उसको कंट्रोल में रखा जा सके, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। इसमें एलईडी लाइट्स हो गई, या जो एयर कंडीशनर्स हैं जो कि हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड एयर कंडीशनर्स हैं उनको डेवलप करना हो गया, सोलर मॉड्यूल्स डेवलप करना हो गया, इनके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया है जो वाइट गुड्स हैं उनके लिए। वाइट गुड्स मतलब जिसकी वजह से इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में लॉस ना हो, इकोलॉजी को भी लॉसेस ना हो। सिमिलरली G20 ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से कहा गया है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि अभी कोविड-19 के चलते जो भी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है इन इकोनॉमीज़ को, उस क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस छोटा सा एक कंटेंट, बस G20 के बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लेना इस ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब देखो उसको डिटेल में। सबसे पहली न्यूज़ है कि आरबीआई ने कोई भी रेट में चेंज नहीं किया है। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट जो थी उसको एज इट इज़ रखा है, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी में क्राइसिस कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कोविड-19 अभी भी अपने कदम नहीं छोड़ पा रहा, अपने पैर नहीं छोड़ पा रहा है। तो इकोनॉमिक रिकवरी में अनसर्टेनिटी आई कि नहीं, अनिश्चितता का बादल छाया कि नहीं, बस वही है। दूसरा, बॉन्ड बाइंग कैलेंडर भी अपनी तरफ से रिलीज़ कर दिया आरबीआई ने कि मार्केट से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको अब आरबीआई एब्जॉर्ब करेगा। अब होगा क्या इसमें कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से पिक करेगा ना आरबीआई, तो मार्केट में क्या आएगा, पैसा पहुंचेगा कि नहीं, रुपया आएगा। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत इकोनॉमी को बूस्ट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आरबीआई का अभी कोई मानस नहीं है कि जो मार्केट की लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। अभी मार्केट में लिक्विडिटी को और पुश करने की ज़रूरत है, जो कि आरबीआई अपनी तरफ से करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहा है। रेपो रेट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये वो रेट होती है जिसमें आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर मार्केट में पैसा अगर फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको सस्ते में लोन अवेलेबल करा दो। तो ये चीज़ की जा रही है रेपो रेट को रिड्यूस करके, जो कि 4% लेवल पे अभी चल रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी। दूसरी तरफ अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हमने अभी प्रीवियसली बहुत सारे आर्टिकल्स देखे जिसमें बॉन्ड यील्डिंग बहुत ज़्यादा राइज हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें, जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 10 साल की जो बॉन्ड्स रिलीज कर रखे हैं उनकी यील्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके चलते क्या किया जाएगा कि अब मार्केट से बॉन्ड्स को आरबीआई जो है वो परचेज करेगा, जल्दी से मार्केट से एब्जॉर्ब करेगा। इससे क्या होगा कि एक तो सरकार को क्या है, ज़्यादा बॉन्ड्स रिलीज नहीं करने पड़ेंगे, मतलब सरकार को पैसा उठाने के लिए, मार्केट से पैसा लेने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में पैसा घूमेगा तो सरकार के लिए इजीली लोन, इजीली मतलब मार्केट से सरकार जो है बॉन्ड के बेसिस पे पैसा उठा सकेंगी। दूसरी तरफ अगर देखें, मार्केट में अगर लिक्विडिटी मेंटेन करने की बात करें, मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगी सरकार की ज़रूरतों को आरबीआई इन कदमों के थ्रू कॉम्प्लीमेंट करेगी कि पहला तो काम लिक्विडिटी मेंटेन रहे, दूसरा बॉन्ड यील्डिंग है उसको डाउन किया जाए, तीसरा बॉन्ड यील्डिंग अगर डाउन चली जाती है तो इससे क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा उठाने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जब गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाएगी और रेपो रेट ऑलरेडी रिड्यूस है, तो गवर्नमेंट जो मार्केट से पैसा उठाती है उस पर जो इंटरेस्ट रेट देती है तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो होगा क्या, रेपो रेट ऑलरेडी कम है और गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, टर्म प्रीमियम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। टर्म प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि रेपो रेट और गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट में कितना डिफरेंस है, वो जितना कम होता है मार्केट उतना ही बैलेंस्ड वे में काम करता है। ये हमने एडिटोरियल पे कल परसों अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। आप फॉलो करो वीडियोस को कंटिन्यू, आपको एक एक चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा सिनेरियो है। अब सीधा हम एक्सप्लेन पेज पे चलते हैं, इसी चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे आगे। तो जो स्कीम आरबीआई ने लॉन्च की है उसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान। इसमें क्या होगा कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्विजिशन करेगा, मतलब मार्केट से खींचेगा। तो इसमें एक तरफ तो आरबीआई ने अपनी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो भी टारगेट है वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। और जो मेन काम है अब आरबीआई ने दिमाग में रखा है कि बॉन्ड यील्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बॉन्ड यील्डिंग को रिड्यूस करें। होता क्या है कि जब बॉन्ड यील्डिंग बढ़ जाती है ना,
तो वहाँ पर लोग जो है ना वो ज़्यादातर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं बॉन्ड्स में, क्योंकि यील्डिंग ज़्यादा हो गई, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लोग इक्विटी मार्केट से तो पैसा निकाल लेते हैं। अब इक्विटी मार्केट कौन सा होता है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, ये जो होते हैं ना ये इक्विटी मार्केट होते हैं। तो यहाँ से पैसा निकाल करके लोग आ जाते हैं बॉन्ड मार्केट में, जिसको बोलते हैं डेट मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया कि लोग अपनी हिस्सेदारी तो निकाल लेते हैं कंपनियों में से, और वो ला करके निकाल देते हैं कहाँ पे, सरकार को, या फिर जो भी बॉन्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है उन बॉन्ड्स में लगा देते हैं, मतलब सरकार को उधार दे देते हैं पैसा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, कंपनियों में इनफ्लो, कंपनियों में जो पैसा आता है वो रिड्यूस हो जाता है। तभी क्या देखा गया कि बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होने की वजह से सेंसेक्स जो था वो रिड्यूस हो गया, डाउन चला गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आरबीआई एक स्टेबिलिटी का काम करेगा, जिसमें मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्लोट कर रही हैं, घूम रही हैं, उन मार्केट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जिनका अमाउंट टोटल आप देखोगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में एब्जॉर्ब करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि मार्केट में जो बॉन्ड बहुत सारे हैं उन बॉन्ड्स को आरबीआई अपने पॉकेट में डाल लेगा और उसके बदले में मार्केट में पैसा छोड़ देगा। अब मार्केट में पैसा चला गया तो देखो लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी कि नहीं, मार्केट में पैसा घूमेगा, और उस पैसे के घूमने के चलते अब अगर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उस पैसे को इजीली यहाँ से उधार ले सकेगी कि नहीं, लोगों से इन्वेस्ट करवा लेगी और बॉन्ड्स रिलीज करके। तो कहने का मतलब एक तरफ तो लिक्विडिटी मेंटेन करना और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक इजी गोइंग वे प्रोवाइड करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट पैसा मार्केट से उठा सके। और तीसरी चीज़ हो गई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अगर यील्डिंग डाउन हो जाती है तो सेंसेक्स ऑटोमेटिकली राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं फिर बाद में डेट मार्केट से पैसा निकाल करके उधारी देने वाले जो मुद्दा है उससे निकल करके अपनी हिस्सेदारी मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर समझाया गया है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और, अभी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है ना, इसका एक प्लान दिया है, एक कैलेंडर डिक्लेयर किया है आरबीआई ने अपनी तरफ से कि किस महीने में कितने रुपए का और कितना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो परचेज करने वाली है आरबीआई। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में सर्टेनिटी रहेगी, जो भी मार्केट प्लेयर्स हैं उनको आइडिया रहेगा कि हाँ अब आरबीआई इस टाइम पे ये कदम उठाने वाला है, इतना रुपया अब मार्केट में फेंकेगा आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करके। साथ में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ना, ये तो हो गया क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्विजिशन प्रोग्राम, ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल फिक्स प्लान फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में 1 लाख करोड़ रुपए आरबीआई मार्केट में फेंकेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, राइट। बट जो दूसरे ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को आरबीआई कंटिन्यू करके रखेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन एग्जैक्टली ये का यही प्रोसीजर आप अप्लाई करो, बस इसमें टाइम फ्रेमवर्क मत लगाना आप, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू अपने हिसाब से चलते ही रहेंगे। इनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ो अपनी रमेश सिंह वाली बुक में, या फिर जो भी कंटेंट श्रीराम आईएएस का है, जो भी आप इकोनॉमिक्स से टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ से। इसके अलावा इसको आप ऑपरेशन ट्विस्ट भी बोल सकते हो। ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब क्या है कि आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म जो भी बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट है उसमें से तो पैसा निकाल रहा है, ठीक है, खुद ले लेगा, और लॉन्ग टर्म के जो मार्केट है लॉन्ग टर्म में पैसा रिलीज करना चाह रहा है। इससे क्या होगा कि उधार लेने वाले लोगों पर दबाव नहीं बनेगा कि पैसा मुझे जल्दी से देना है। तो इससे क्या होगा कि वो अगर पैसा आज इन्वेस्ट करता है तो 2 से 3 साल में अगर उस पैसे के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, फायदा मिलना शुरू होगा, तब आरबीआई पैसा लेगा। तो इससे क्या होगा, उस पैसे का फायदा मिलेगा लोगों को। तो इसको बोला जाता है ऑपरेशन ट्विस्ट, जिसमें क्या होगा कि शॉर्ट एंड वाले जो भी लिक्विडिटी है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रिलीज की हुई आरबीआई की, वो तो देखो मार्केट से निकाल लेगा आरबीआई, और लॉन्ग एंड मतलब लॉन्ग टर्म की जो लिक्विडिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है, सारी डिटेल जो कि मैंने आराम से आपको समरी में बता दिया। आप इस आर्टिकल को खुद से एक बार और पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की प्ली सुनेगा कि हाँ जो इटालियन मरीन केस है अब उसको बंद करें। तो उसके लिए आगे क्या सोच रखा है गवर्नमेंट ने। तो पहले तो देखो हम समझते हैं इस केस को कि ये केस की शुरुआत कब होती है। देखो बेसिकली केरला कोस्ट पे, केरल जो है हमारा वहाँ मालाबार कोस्ट की तरफ, वहाँ पर एक इटालियन शिप आता है, ठीक है। उस इटालियन शिप में 2 इटालियन लोग वहाँ पे मतलब एक तरीके से चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो मालाबार कोस्ट से
दो केरला के फिशरमैन उधर उनके शिप की तरफ चले जाते हैं, तो उन इटालियंस को क्या लगता है कि वो फिशरमैन जो है वो पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं। तो ऐसे में उन्होंने उन पे फायर कर दिया और फायर करने से उनकी डेथ हो जाती है, जो फिशरमैन है उनकी। तो ये केस फिर बाद में आता है कहाँ पर, केरला कोर्ट के अंदर, केरला हाई कोर्ट जो है, कि वहाँ पर ये मैटर पहुँच जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो इटालियंस हैं इन्होंने जानबूझ करके इन फिशरमैन को मारा है। तो ऐसे में फिर बाद में केरला हाई कोर्ट ने देखो उस चीज़ को कैंसिल कर दिया कि बोले ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा हो गया अब ये। तो ऐसे में फिर वो हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है इस प्ली को, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद में, अच्छा हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट ने पिटीशन कौन दियो, ये जो पहुंचते कौन है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ये इटालियंस है ना, ये पहुंचते हैं। अब इटालियंस का नाम और उस जहाज़ का नाम भी आप देख सकते हो। जहाज़ का नाम तो था सेंट एंटनी, और जो दो मरीनर्स थे, इटालियन मरीनर्स, उनका नाम, एक का नाम तो है मैसिमिलियानो लेटोरे, एक दूसरे का नाम था स्लेवेटोरे गिरोने। तो इन दोनों ने मिलकर के फिर बाद में केरला हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली कि भाई हमें प्रोटेक्शन दो, बट केरला हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार तो कहा कि बोले इस मुद्दे पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, जो भी पनिशमेंट देनी चाहिए वो ट्रिब्यूनल के हिसाब से हो जाएगा। बट फिर उसके बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में एक स्पेशल कोर्ट की बात करता है कि स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा इस पूरे केस को। इतने में ये जो मरीनर्स हैं ये पहुंच जाते हैं इटली के थ्रू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉज ऑफ सी, जो कि यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सी, यूएन क्लॉज के अंडर में पहुंच जाते हैं। और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंडर में हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने वहां पर पहली चीज तो ये कि हमारे प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफेंस में हमने गोलियां चलाई थी, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद में आप देखोगे कि 2020 में इस ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट आ जाता है, और उसमें ये कहा जाता है कि इंडिया में जो भी केस चल रहा है इन मरीनर्स के खिलाफ, उस केस को तो करो बंद। दूसरी चीज, अब ये जो फिशरमैन जिनकी डेथ हो गई है उनको कॉम्पनसेशन देने की जरूरत है, उनको कॉम्पनसेशन देने की व्यवस्था करे इंडियन गवर्नमेंट इटली की गवर्नमेंट के साथ में मिल करके। तो बेसिकली इस तरीके से पूरी टाइमलाइन इसमें बताई हुई है, डेट वाइज अपने लिए अपने काम की नहीं है, स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए थी। तो बेसिकली अभी पॉइंट क्या है कि क्लोज करना है इस मैटर को, क्योंकि जब इंटरनेशनल इस ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ से वर्डिक्ट दिया ना, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉज ऑन द सी, तो उस वर्डिक्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि यहाँ पर ये डिफेंसिव फायर हुआ था, पर कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए ना। तो यही चीज़ यहाँ पर डिमांड की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो फिशरमैन की जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनसे एक बार सुनवाई हो, वो क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद में एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिलाने के बाद में ये केस बंद किया जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ द लाइव्स तो हुआ ही हो ना, जिंदगियां तो खोई है ना, वो जरूरी है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल देखते हैं। लद्दाख स्टैंड ऑफ की बात करें, चाइना इंडिया के ऑफिसर सब मिलने वाले हैं, और ये 11वीं राउंड की मीटिंग होगी। 10वें राउंड की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी तक क्या है, केवल एक जगह पर डिसएंगेजमेंट हुई है, वो है पेंगोंग शो। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कि गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, ये कुछ जगह इंपॉर्टेंट लोकेशंस, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक, देपसांग प्लेन, ये ऐसे जगह अभी तक भी जहां पर चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स आमने सामने खड़े हैं। तो अभी बातचीत होगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जो एरिया है जहां पर आमने सामने खड़ी हैं दोनों की आर्मीज, वो है दौलत बेग ओल्डी वाला, क्योंकि वो एयर स्ट्रिप है वहीं पर हमारा काराकोरम पास के पास में, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, जो कि अभी लद्दाख में है, ये मान के चलो आप। तो इसी को लेकर क्या बातचीत होगी, अब देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। ओके, और ये मीटिंग कहाँ पर होगी, वो देखो चुशुल मोल्दो बॉर्डर पे होगी, वहाँ पे जो पर्सनल मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर होगी ये चुशुल मोल्दो, ठीक है, इंडियन साइड में LAC के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने अपोज क्यों किया है नेट जीरो को। देखो यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल एनवॉय आए हैं जॉन कैरी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, कि इंडिया को कन्विंस किया जाए कि जो टारगेट है, सभी कंट्रीज ने, बड़े बड़े कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट फिक्स किए हैं नेट जीरो बनने का। अब नेट जीरो का मतलब क्या हो गया, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि जीरो कार्बन एमिशन, इसका मतलब ये हो गया कि जितना एमिशन कोई भी कंट्री कर रहा है उतना ही एब्जॉर्प्शन के लिए व्यवस्था करे, चाहे उसके लिए फॉरेस्टेशन करे, जंगल लगाए, या उसके लिए फॉरेस्टेशन नहीं है,
फॉरेस्टेशन के लिए काम करे, या फिर कोई भी हाई टेक बेस्ड कोई भी नई टेक्नोलॉजी तैयार करे जिससे कि जितना एमिशन हो रहा है उतने कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करे। तो ये हो जाएगा नेट न्यूट्रल कार्बन। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे तब तो देखो ये ठंडे बस्ते में पहुंच गया था सारा मुद्दा। अब जो बाइडन ने जैसे ही अपना खुद का संभाला है प्रेसिडेंशियल पोस्ट को, तो उन्होंने अभी टारगेट किया है कि हम जल्दी से जल्दी एक वर्चुअल क्लाइमेट लीडर समिट करेंगे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये होगी अप्रैल 22-23 को। तो उसी के चलते अब ये मीटिंग हो उससे पहले पहले इंडिया को कन्विंस करने के लिए जॉन कैरी हमारे यहाँ पर आए हैं। आप देखोगे नेट जीरो एमिशन के लिए यूएसए ने और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट फिक्स कर लिए कि 2050 आते आते हम अचीव कर लेंगे। इवन चाइना ने भी 2060 का टारगेट फिक्स किया है, बट न्यू दिल्ली अपनी तरफ से बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ना ही इस चीज़ के लिए कोई इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2050 या उसके 2060 तक कार्बन नेट न्यूट्रल बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेट जीरो गोल का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि एमिशन जितना किया उतना एब्जॉर्ब कर लो। इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी कंट्री कितना भी एमिट करे, चाहे 10 गुना एमिट करे, पर उस 10 गुना एमिशन को एब्जॉर्ब करने की अगर व्यवस्था है तो वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि क्या कोई ऐसा कंट्री भी है जो एमिशन कम करे और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे? जी बिल्कुल, ऐसा एक कंट्री है जिसका नाम है भूटान, जो कि कार्बन नेगेटिव है। नेगेटिव एमिशन वहाँ पर कंसिडर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर एमिशन जो है वो बहुत कम है, जबकि एब्जॉर्प्शन, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या हो गया, कार्बन जो ओवरऑल नेट आप निकालोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की अगर बात करें तो उसमें फिक्स किया गया था कि इस सेंचुरी मतलब 21वीं शताब्दी के अंत तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंपैरिजन में उसके पहले के टाइम से 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो। पर जिस तरीके से अभी कदम उठाए जा रहे हैं ना, उसमें तो भाई सीधा सीधा है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा ही। तो इंडिया का तो कहना एक ही है कि भाई आप ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो 2050 से 2070 तक का कि एमिशन रिडक्शन टारगेट्स पे काम करना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो आपने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 के अंडर में जो टारगेट्स लिए थे उन टारगेट्स को क्यों अचीव नहीं कर रहे हो आप? इंडिया का कहना यह है कि आप पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करो, लॉन्ग टर्म गोल्स पे अभी क्यों जा रहे हो? कल को न अभी अगर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें, हमने क्योटो प्रोटोकॉल की कितने प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो आप शंकर आईएएस की बुक में, या फिर जो भी आप एनवायरनमेंट के लिए बुक प्रेफर कर रहे हो, कितने प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो? उन सभी प्रोटोकॉल्स में क्या निकल के आ रहा है? अचीव नहीं हो पाया टारगेट, अचीव नहीं हो पाया टारगेट। तो आज अगर 2050 का टारगेट रख करके डेवलप्ड कंट्रीज अपनी मनमानी करेंगे और फिर 2050 आते आते अगर वो टारगेट फेल हो गया तो ये छोटे टारगेट का क्या? जब बड़े टारगेट प्रीवियसली एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं हमारे कि बड़े टारगेट कभी अचीव ही नहीं हुए, तो छोटे छोटे टारगेट बन के करो ना। आज पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो है वो 2021 से ही तो लागू हुआ ना, अभी तो शुरू हुआ ही है वो जनवरी 2021 से। आप इसको अचीव करने के काम करो ना। G20 कंट्रीज की बात करो तो इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन यूरोपियन यूनियन जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, या फिर यूएस जहां से अभी जॉन कैरी आए हैं, उनकी भी बात करें तो उनके कदम भी इनसफिशिएंट हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स ये बिल्कुल क्लियर बोल रही है, हम भी एडिटोरियल में डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि इंडिया ने अपने जो कदम उठाए ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में, वो ऐसे हैं कि इंडिया ओवर अचीव करेगा टारगेट्स को, अचीव ही नहीं ओवर अचीव, जल्दी ही अपने टारगेट्स को और ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाएगा। तो इंडिया का कहना यह है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हमारे पास में ऑलरेडी है, तो उसी के टारगेट्स पे काम करो ना, आप लॉन्ग टर्म में क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज़ इंडिया ये बोल रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज ने पहले प्रोमिस किए वो सारी प्रोमिस उन्होंने तोड़ी है। तीसरी चीज़ जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को फेल होना, ठीक है। तीसरी चीज़ इंडिया यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट अगर अचीव हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और इंडिया बोलता है हमेशा, और ये है भी रियलिटी, कि आज के टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेनेस है, जो क्राइसिस है, इसके पीछे वजह किसकी है? जो अपने आप को डेवलप्ड बोलते हैं ना, उन्होंने पूरी इकोलॉजी की बैंड बजाई है पहले, फिर उसके बाद में वो डेवलप्ड हो पाए हैं, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंडर में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC की जो कंट्री अपने हिसाब से टारगेट करके एमिशन को रिड्यूस करे, उस पर काम किया जाए। जबकि ये कार्बन नेट
ये नेट जीरो वाला क्या है, नेट जीरो वाले में तो भाई एमिशन चाहे कितना ही करो, एब्जॉर्प्शन की व्यवस्था कर दी तो कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। जबकि पेरिस क्लाइमेट चेंज क्या बोलता है, एमिशंस को रिड्यूस करो, पहले एमिशंस को रिड्यूस करो, और इंडिया यही चाह रहा है कि पहले एमिशंस को रिड्यूस करो फिर कार्बन न्यूट्रल बनो। इसलिए बड़ी बातें बाद में, पहले शॉर्ट टारगेट्स को आप अचीव करो। ये है पूरा मुद्दा। इस आर्टिकल को आप अच्छे से देख लेना, अच्छा न्यूज़ है। और क्लाइमेट का जो है हमारे लिए जीएस पेपर 3 में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और इंडिया का स्टैंड जो है मैंने अच्छे से समझा दिया, पूरा आर्टिकल समराइज वे में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल, दैट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल, और जिसको अभी अबॉलिश कर दिया गया है। तो बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया है आर्टिकल 1, 2, 3 उसके अंडर में, क्योंकि सेशन तो अभी चल नहीं रहा है। ठीक है, बजट सेशन कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि ये कोविड-19 केसेस ज़्यादा आ गए इसके चलते हैं। तो उस ऑर्डिनेंस में फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को अबॉलिश कर दिया गया है, जो कि एक फोरम थी जहां पर अगर कोई भी फिल्म मेकर अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के वर्डिक्ट से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता था। तो इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है, द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, और ये 4 अप्रैल को इफेक्ट में आ गया। तो इसके चलते क्या हुआ है, इस ऑर्डिनेंस के चलते नंबर 1, जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 है उसमें अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट में क्या किया गया कि एक तो कुछ सेक्शंस जो थे उनको ख़त्म कर दिया, ओमिट कर दिया, रिपील कर दिया, और कुछ जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी ट्रिब्यूनल वर्ड लिखा हुआ था उस ट्रिब्यूनल वर्ड को रिमूव करके क्या लिख दिया, हाई कोर्ट। तो कहने का मतलब अब अगर CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के वर्डिक्ट के खिलाफ में कोई भी अगर अपील करना चाहेगा तो अब उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखो ट्रिब्यूनल बेसिकली है क्या, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में 1983 में स्टैब्लिश किया था, सेक्शन 5D के अंडर में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि कोई भी CBFC से खुश नहीं है तो ट्रिब्यूनल के सामने जाकर के अपनी अपील डाल सकता था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, दिल्ली में। अब इसने किया क्या अभी तक वो देखते हैं। देखो CBFC बेसिकली कैटेगराइजेशन देता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि कोई भी अगर वीडियो पिक्चर, उसको अगर कोई भी फिल्म है, हर तरीके की फिल्म, उसको अगर कोई भी थिएटर में या कोई टेलीकास्ट किया जा रहा है टेलीविजन पे, या डिस्प्ले किया जा रहा है पब्लिकली किसी भी तरीके से, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना कि उसमें जो कंटेंट है उस वीडियो में, उस फिल्म में, उसको कौन देख सकता है। तो बेसिकली CBFC जो है वो एक चेयरमैन और 23 मेंबर होते हैं इसमें, जो कि सभी को अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है उस फिल्म को U, UA, A और S। यू का मतलब हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब हर एक एज ग्रुप के लोग उसको देख सकते हैं। UA सब देख सकते हैं, पर 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी गाइडेंस के बेसिस पे काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एडल्ट वाला जो कैटेगरी है A, उसका मतलब हो गया कि 18 साल से ज़्यादा के लोग देख सकते हैं। S का मतलब हो गया कि स्पेशलाइज्ड ग्रुप, दैट मीन्स कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, उनके लिए कोई मूवी बनी हो, सिर्फ वही देख सकते हैं। तो बेसिकली CBFC अगर कोई सर्टिफिकेट दे, उससे खुश ना हो तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल अबॉलिश हो गया तो अब हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें वर्डिक्ट दिए हैं ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ से, जैसे कि लिपस्टिक अंडर माई बुरखा मूवी का केस है, MSG द मैसेंजर ऑफ द गॉड, या फिर हरामखोर मूवी की बात करो, या कालाकांडी करके मूवी आई थी, ऐसा करके ये सारे मुद्दे आप देख लेना, मैंने अंदर से नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली पॉइंट क्या आ गया, अब हाई कोर्ट के पास में अब चैलेंज करना पड़ेगा CBFC के सर्टिफिकेट को। अब यहाँ पर सिनेमा जो एक्सपर्ट हैं, वहाँ के जो मूवी मेकर्स हैं, उनकी तरफ से कंसर्न्स लाए जा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सैड डे है सिनेमा के लिए, कि क्या हाई कोर्ट के पास में इतना टाइम है क्या कि सिनेमा के रिलेटेड इश्यूज़ को जल्दी से सुन पाएगा। क्योंकि ये तो हम भी देखते हैं ना, जजेस की कमी है, बहुत ज़्यादा प्लेथोरा, मतलब बल्क बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है, केसेस की जो ड्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट्स के अंदर। तो उन चीज़ों पर आप ध्यान दो। ये इस तरीके से कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना भी किया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। ठीक है, तो देखो मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।